Hi friends, myself Ravi. All of you are welcome again on YouTube channel of Agla Sam School. I'm here with you with a new chapter of class 8, chapter number 3. आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. ओके बेटा, फाइन. स्टार्ट करते हैं. चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर्स. ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फाइबर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी थिंग होती है जो हमारे को नेचुरली प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन होती है और फिर उससे हम फैब्रिक बनाने का काम करते हैं. मतलब जो हमारा कपड़ा होता है, क्लॉथ होता है, उस फैब्रिक को बनाने के लिए हमें फाइबर्स की ज़रूरत होती है. फिर उन फाइबर्स को हम अलग अलग प्रोसेस से थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं और थ्रेड में कन्वर्ट करके हम उसको क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, आज हम एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे कि जो फाइबर है वो सिंथेटिक फाइबर कौन सा वाला होता है और प्लास्टिक कौन सा होता है. नेचुरल फाइबर आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दोज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिले उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स भी आपको पता है, जैसे वूल है, कॉटन है, सिल्क है. ठीक है ना, ये जो है जूट है, ये आपके नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आ जाएंगे. क्लियर? तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि फाइबर इज ऑफ प्राइमरीली टू टाइप्स. नंबर 1 नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर. ये बात आपको क्लियर रखनी है कि फाइबर्स जो है उनके दो टाइप होते हैं. पहला टाइप है नेचुरल फाइबर और दूसरा टाइप है आपके सामने आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर, जिसके काफ़ी सारे नाम हैं. आप इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कह सकते हैं, मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं और आप इसको सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा आर्टिफिशियल, मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर्स. क्लियर है? फाइन. तो चलिए बात करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, सिंथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन क्यों हुआ. तो सिंथेटिक फाइबर्स का ओरिजिन इसलिए हुआ क्योंकि बेटा जो नेचुरल फाइबर्स थे उनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास लिमिटेड है. पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ करती गई, तो जब पॉपुलेशन ग्रोथ करती गई तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी इंक्रीज होती गई और उन इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे नेचुरल फाइबर्स थे, एक तो वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे. नंबर 2 कि जो नेचुरल फाइबर्स थे वो कंपैरेटिवली थोड़े महंगे भी होते हैं. कुछ और भी उनकी लिमिटेशंस होती हैं कि वो एक फिक्स कलर में अवेलेबल होते हैं. वो हम आगे बात कर लेंगे कि हाउ सिंथेटिक फाइबर इज बेनिफिशियल रेदर देन नेचुरल फाइबर. तो सिंथेटिक फाइबर, आपको ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर आर एक्चुअली द फाइबर्स विच आर मैन मेड, ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियली. जो ह्यूमन बीइंग फैक्ट्रीज में केमिकल्स की हेल्प से आर्टिफिशियल तरीके से तैयार करता है उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर. जिस तरीके से हम मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस देखते हैं कि मैन्योर जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पर या फार्मर के घर पर आप नेचुरल तरीके से प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको अगर फर्टिलाइजर प्रिपेयर करना है तो आपको फैक्ट्रीज में केमिकल्स की हेल्प से करना होगा. सेम लाइक अगर आपको आर्टिफिशियल फाइबर तैयार करना है तो वो एक तरीके से मैन मेड फाइबर कहलाएगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन बीइंग अपने एफर्ट्स डालेगा और वो अपने जो आर्टिफिशियल केमिकल्स हैं उनकी मदद से उस फाइबर को तैयार करेगा. ठीक है, फाइन. उसके बाद हम समझते हैं कि सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली होता क्या है. तो सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स टुगेदर. मतलब सिंथेटिक फाइबर एक ऐसी चेन होती है जिसमें आपको काफी सारी स्मॉल यूनिट्स एक साथ बाइंड होती हैं. ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं स्मॉल यूनिट्स बाइंड टुगेदर. सिंथेटिक फाइबर इज ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स बाइंड टुगेदर. यहां पर ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं ये एक तरीके के केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं. इन केमिकल सब्सटेंसेस को जब हम चेन में फॉर्म कर लेते हैं या इनको पॉलीमराइज कर लेते हैं तो हमारे सामने सिंथेटिक फाइबर आ जाता है. मतलब आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है कि जैसे कोई वॉल बनाने के लिए हमारे को काफी सारी ब्रिक्स की जरूरत होती है और काफी सारी ब्रिक्स को एडजॉइन करके हम एक वॉल प्रिपेयर कर लेते हैं
उसी तरीके से अगर आपको सिंथेटिक फाइबर प्रिपेयर करना है तो आपको पहले कुछ स्मॉल यूनिट्स चाहिए केमिकल्स की, जिनको आप मोनोमर्स कहेंगे। वो जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो आपकी कहलाएंगी मोनोमर्स। और जब आप इन मोनोमर्स को एक जगह कंबाइन कर लेंगे तो वो जो आपकी चेन बन जाएगी उसको हम कहेंगे पॉलीमर। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर इज ए पॉलीमर। ठीक है, कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो एक पॉलीमर होता है। किस चीज का? मोनोमर्स का। फाइन। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे नेचुरल फाइबर के हम काफी सारे कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि साहब नेचुरल फाइबर जो है वो हमारे को प्लांट से भी ऑब्टेन हो सकता है, एनिमल से भी ऑब्टेन हो सकता है। फिर प्लांट्स में हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि कॉटन प्लांट होता है, जूट प्लांट होता है। एनिमल्स में हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि साहब वूल है, सिल्क है। ये हमने कॉमन कैटेगराइजेशन नेचुरल फाइबर का कर रखा है। उसी तरीके से अगर अपन सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स देखें तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे यहाँ अपने को क्लास 8 में मेनली 3 टाइप्स के मिलेंगे। नंबर 1 रेयॉन, नंबर 2 नायलॉन और नंबर 3 पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। These are the 3 basic categories of synthetic fiber we will study in class 8 in this chapter। जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे वो है आपका रेयन, सेकंड जो सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे वो है आपका नायलॉन, और जो थर्ड सिंथेटिक फाइबर है आपका वो है अपन जो पढ़ेंगे वो है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये कुछ अलग अलग कैटेगरी के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो अलग अलग टाइम पे डिस्कवर हुए। इन सब के अलग अलग प्रॉफिट्स हैं, अलग अलग इनके फायदे हैं, और ये अलग अलग नेचुरल फाइबर का सब्स्टिट्यूट हमारे लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द रेयॉन। रेयॉन से हम शुरुआत करते हैं, और रेयॉन इज एक्चुअली द आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज एक्चुअली द आर्टिफिशियल सिल्क। इसके लिए थोड़ा आपको पहले सिल्क का नॉलेज लेना होगा कि जो सिल्कवर्म है उसकी डिस्कवरी चाइना में हुई। जो सिल्क आप देखते हैं वो सिल्कवर्म से ऑब्टेन किया जाता है, और सिल्कवर्म की जो डिस्कवरी हुई वो चाइना से हुई। ठीक है, तो सिल्कवर्म जो है वो अपने टेक्सचर के लिए, अपने अपीयरेंस के लिए शुरू से ही लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। लोगों को शुरू से इसकी चाहत रही है, लेकिन चाइना ने सिल्कवर्म का जो कंटेंट था या अपने सिल्कवर्म को उसने काफी टाइम तक प्रोटेक्ट करके रखा, प्रिवेंट करके रखा। उसने बाकी कंट्रीज को ये नहीं दिया, या हम ये कह सकते हैं कि इसको उसने किसी को बेचा नहीं। तो जब सेल आउट नहीं किया तो वो चीज उनकी कंट्री से बाहर नहीं गई। लेकिन जब चीज कंट्री से बाहर नहीं गई तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सिल्कवर्म को आर्टिफिशियल तरीके से बनाने की कोशिश शुरू करी, क्योंकि ब्यूटी इतनी थी, सुंदर इतना था, अट्रैक्टिव इतना था कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। तो फाइनली साइंटिस्ट जो है वो सक्सेस हुए, और उन्होंने एक ऐसा फाइबर ऑब्टेन करने में सफलता हासिल करी जो अपीयरेंस और टेक्सचर में सिल्क के जो है वो सिमिलर था। मतलब जब सिल्कवर्म चाइना ने बाकी देशों को नहीं दिया तो साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश करी कि हम ऐसा कोई फाइबर बनाएं जो अपीयरेंस में और टेक्सचर में सिल्क के सिमिलर हो। तो फाइनली उन्होंने ऐसा एक फाइबर बना लिया जो टेक्सचर और अपीयरेंस में सिल्क के सिमिलर था। फाइन। अब हमें यह पढ़ना है कि ये किससे निकाला गया। तो वुड पल्प जो होता है उस वुड पल्प को केमिकली ट्रीट करके इन्होंने ये चीज ऑब्टेन करी। मतलब जो प्लांट का वुड पल्प होता है उस वुड पल्प को इन्होंने केमिकली ट्रीट किया, मतलब मैन मेड। इसीलिए तो हम इसको मैन मेड कह रहे हैं, क्योंकि अपन आर्टिफिशियल करेंगे, इसके साथ कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से ऑब्टेन किया गया ऐसा एक फाइबर जो सिमिलर था अपीयरेंस और टेक्सचर में सिल्क के। दैट्स वाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, और इसको नाम दिया गया रेयॉन। ये तो हो गई इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड बात, किससे ऑब्टेन किया गया। अच्छा, चूंकि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया था इसलिए इसको मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर कहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कुछ यूटिलाइजेशंस या इसके कुछ यूजेस। तो रेयॉन का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये चीपर है देन सिल्क। जो ओरिजिनल सिल्क आता है वो थोड़ा महंगा आता है, और जो रेयॉन है वो अपीयरेंस टेक्सचर में सिल्क जैसा दिखता है, लेकिन ये सिल्क से काफी सस्ता या चीपर होता है। नंबर 2 कि आप इसको वेरियस कलर्स में डाई कर सकते हैं।
मतलब आप इसको रंग सकते हैं, अलग अलग कलर्स में आप इसको डाई कर सकते हैं और आप वेरियस फाइन टेक्सचर के या अलग अलग टेक्सचर के आप इससे जो भी क्लॉथ्स वगैरह बनाना चाहें तो आप इससे बना सकते हैं। जबकि जो एक्चुअल सिल्क है वो सिर्फ अपने नेचुरल कलर्स में ही आपको अवेलेबल होगा। थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंस है सबसे अच्छा वो ये है कि आप इसको दूसरे नेचुरल जो फाइबर्स हैं उनके साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं। सिंथेटिक जो फाइबर ये है हमारा रेयन, इसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन हमारे लिए ये है कि वी कैन ब्लेंड इट विद द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉटन के साथ ब्लेंड कर लेंगे तो ये आपको बेडशीट्स बनाने के काम आ जाएगा। अगर आप रेयन को कॉटन के साथ अगर मिक्स कर लेते हैं तो ये बेडशीट्स के काम आ जाता है। और अगर आप इसको वूल के साथ मिक्स कर लेते हैं, जो वूल है जो आपका एनिमल नेचुरल फाइबर है उसके साथ वूल के साथ अगर आप रेयन को मिक्स कर लेते हैं तो आप कारपेट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप कारपेट्स और बेडशीट्स भी इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी ये इसके प्रॉफिट्स हैं हमारे लिए कि सिल्क से चीपर होता है, वेरियस कलर्स में इसको डाई किया जा सकता है और नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड करके आप इसे बेडशीट्स और कारपेट्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर जिसका नाम था रेयन। यस फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन। हमारा जो अगला सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम है नायलॉन। एंड बेटा नायलॉन वाज एक्चुअली द फर्स्ट मैन मेड फाइबर और फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर। ये बात आपको याद रखनी है कि नायलॉन जो है वो पहला सिंथेटिक फाइबर था। यस बेटा, नायलॉन वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर और फर्स्ट मैन मेड फाइबर। अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल फाइबर क्या था तो यू विल गिव आंसर द रेयन। ठीक है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पहला मैन मेड फाइबर या फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर क्या था तो आपका आंसर होगा रेयन। ठीक है, लेकिन याद करिए कि रेयन को आपने जो प्रिपेयर किया था वो वुड पल्प से किया था। रेयन का जो प्रिपरेशन था वो वुड पल्प से हुआ था, तो वो कंप्लीटली आर्टिफिशियल नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आपने एक नेचुरल सब्सटेंस का यूज किया और वो भी आपने प्लांट से ऑब्टेन किया। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर होगा वो आपका नायलॉन होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेते हैं कि पहला सिंथेटिक फाइबर जो है वो नायलॉन क्यों है। तो देखिए, फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर था 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई और जो इसका नेम है नायलॉन वो बना हुआ है बेटा दो कंट्रीज के नाम पे, न्यूयॉर्क एंड लंदन। जो नायलॉन का एन है वो न्यू से निकाला गया है, वाई जो है वो यॉर्क से निकाला गया है और आगे का जो नायलॉन है वो लंदन से निकाला गया है। इसलिए जो इसका नाम नायलॉन है वो न्यूयॉर्क और लंदन दो कंट्रीज के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। मेन प्रॉपर्टीज की ये है कि मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल सब्सटेंस। ऐसा कोई भी नेचुरल सब्सटेंस यूज नहीं किया गया जो आपने प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया हो नेचुरल कंडीशन में। दैट्स वाई द नायलॉन इज नोन एज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसको प्रिपेयर करने में आपने कोल, वाटर और एयर का यूज किया। अगर आपसे इनग्रेडिएटरी सब्सटेंस पूछ लिया जाए यस बेटा, तो बेटा हम बात कर रहे हैं कि नायलॉन वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। दो अलग अलग क्वेश्चन आपके पास हैं कि अगर पहला आर्टिफिशियल फाइबर पूछा जाए तो आप नायलॉन आंसर नहीं देंगे, रेयन आंसर देंगे। ठीक है, अगर ये बात आपको लिखी भी मिल जाएगी साहब फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर क्या है तो आप आंसर देंगे नायलॉन। इसकी जगह आपको आएगा फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, ओके फाइन। कि ये जो नायलॉन था आपका ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। कारण मैं आपको समझाने की एक बार फिर से कोशिश करता हूं
कि इसको किसी भी नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज किए बिना प्रिपेयर किया गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कि कोल है, वाटर है, एयर है, सभी नेचुरल सब्सटेंस है, लेकिन नेचुरल सब्सटेंस का मतलब यह है कि जिसको प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन किया गया हो। ठीक है, कोल जो है वो तो आपका एक फॉसिल फ्यूल है एक तरीके का, आप नीचे से जमीन के नीचे से निकालते हैं उसको, तो वो तो एक फॉसिल है। तो फॉसिल की बात तो हम कर नहीं सकते, मतलब किसी भी नेचुरल थिंग का यूज इसमें नहीं किया गया, कंप्लीटली आर्टिफिशियल चीजों से प्रिपेयर किया गया। ठीक है, कोल, वाटर और एयर मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल सब्सटेंस, दैट्स व्हाई द नायलॉन इज नोन एज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। फाइन, ओके। प्रॉपर्टीज की बात करें तो नायलॉन के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, या हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल फाइबर हम बनाए हैं हमने, उनमें नायलॉन एक काफी ज्यादा यूटिलाइजेबल और काफी ज्यादा यूजेबल फाइबर हमारे लिए है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि नायलॉन से जो बने हुए फैब्रिक्स हैं या जो भी आर्टिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये फाइबर खुद ही बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, चमकीला होता है, लस्टरस होता है, शाइनी होता है और वॉश करने में काफी इजी होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन काफी अच्छा है कि नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्टरस एंड इजी टू वॉश। दीज आर सम प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन नायलॉन। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर यूटिलाइजेशन ऑफ नायलॉन फॉर अस। हमारे लिए नायलॉन के बड़े यूटिलाइजेशन क्या है, या नायलॉन किस फॉर्म में हमारे काम आता है, या हम क्लोथ्स की कौन सी वैरायटी नायलॉन से बेसिकली तैयार करते हैं। तो नायलॉन से हम सॉक्स रेडी करते हैं, काफी सारी रॉप्स उससे बनाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नायलॉन की जो रॉप्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी काम आती है। जो पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोग जो रस्सियां या रॉप्स काम में लेते हैं वो एक्चुअली नायलॉन की बनी हुई आती है। नायलॉन के टेंट्स बनते हैं, टूथ ब्रशेज नायलॉन से प्रिपेयर होती है। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्स के जो सीट बेल्ट होते हैं, जो आपको किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में एक्सीडेंट से बचाते हैं या आपकी बॉडी को नुकसान होने से रोकते हैं, वो जो सीट बेल्ट हम कार में देखते हैं वो भी नायलॉन से बने हुए होते हैं। स्लीपिंग बैग्स इससे बनाए जाते हैं, कर्टेन्स बनते हैं नायलॉन से, और पैराशूट्स बनाए जाते हैं। पैराशूट्स आपने सुना होगा, जो ऊपर से लोग कूदते हैं या जिनको क्लाइंबिंग वगैरह का शौक होता है, या जो प्लेन्स के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग के टाइम पे या इमरजेंसी अगर कुछ हो जाए कंडीशन, तो वहाँ व्हीकल या वहाँ पे पैराशूट अवेलेबल होता है। तो वो जो पैराशूट है वो भी आपका नायलॉन से बनता है। रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए जो रॉप्स हैं, रस्सियां हैं, वो नायलॉन से बनती है। इसलिए बनाई जाती है बिकॉज दीज रॉप्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। कितना अच्छा प्रॉपर्टी है, कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये स्टील वायर से भी जो इसकी रॉप है वो स्ट्रॉन्ग होती है प्रॉपर्टी में या स्ट्रेंथ में। तो इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी इसको लोग यूज करते हैं। तो ये था कुछ आपके लिए नायलॉन के बारे में, कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था जो कि ह्यूमन बीइंग ने बिना किसी वुड पल्प का यूज किए बनाई। कोल, वाटर और एयर ये इसके इंग्रेडिएंट्स थे। प्रॉपर्टीज हमने देखी, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेट होता है, लस्टरस होता है, वॉशिंग में इजी होता है। यूटिलाइजेशन में हमने देखा सॉक्स बनाए जाते हैं, रॉप्स बनाए जाते हैं, टेंट्स बनाए जाते हैं, टूथ ब्रशेज बनाए जाते हैं, कार्स के सीट बेल्ट्स बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं, पैराशूट्स बनते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप्स होती हैं वो बनती हैं, और वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि स्टील वायर से भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ओके। यस बेटा, आवर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सबसे पहले हमने रेयन पढ़ाई करी, उसके बाद रेयन के बाद हमने नायलॉन का स्टडी किया, और अब हम देखेंगे आपका पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, तो देखिए पॉलिस्टर, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली पॉलिस्टर है क्या। पॉलिस्टर जो होता है वो एस्टर का पॉलीमर होता है, मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है पॉलिएस्टर।
तो एस्टर का जो पॉलीमराइजेशन होता है या एस्टर को जब हम पॉलीमर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उससे जो हमारे पास फाइबर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिएस्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट है उस मोनोमर यूनिट का नाम है एस्टर, और जब आपने उसको पॉलीमराइज किया तो वो बन गया आपका पॉलीएस्टर। फाइन। इस एस्टर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि एस्टर्स वो केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स को स्मेल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर एस्टर्स या व्हाट डू यू मीन बाय एस्टर्स, तो आप आंसर देंगे कि केमिकल्स विच गिव्स फ्रूट्स देयर स्मेल। ऐसे केमिकल्स जो फ्रूट्स में स्मेल जनरेट करते हैं उनको हम एस्टर्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी के कि व्हाई द पॉलिएस्टर आर टू मच यूजेबल, या पॉलिएस्टर इतना ज्यादा यूटिलाइजेबल क्यों है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी है कि ये रिंकल्ड इजीली नहीं होता है, मतलब इसका जो कलर है वो फेड अप नहीं होता है, कलर इसका जाता नहीं है आसानी से, रिंकल नहीं होता है। इसके अलावा इजी टू वॉश, धोना बहुत आसान होता है। दैट्स वाई इट इज ए वेरी पॉपुलर फाइबर फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। पॉलिएस्टर के शर्ट्स वगैरह आपने काफी देखे होंगे, मतलब पॉलिएस्टर को ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए काफी यूज किया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई द पॉलिएस्टर इज पॉपुलर फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, बिकॉज पॉलिएस्टर हैव टू प्रॉपर्टीज, नंबर 1 डजंट रिंकल्ड इजीली एंड नंबर 2 इजी टू वॉश। फाइन। अब हम देखते हैं कि पॉलिएस्टर से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल। तो टेरिलीन शर्ट्स बनाने के काफी काम आता है, टेरिलीन का कपड़ा, वो एक पॉलिएस्टर का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपने काफी सारे प्लास्टिक बॉटल्स के ऊपर पैट बॉटल्स लिखा हुआ देखा होगा, तो जो पैट है वो भी एक तरीके का आपका पॉलिएस्टर का ही एग्जाम्पल है, जिस पैट को हम प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में, प्लास्टिक यूटेंसिल्स बनाने में, जो फिल्म्स होती हैं कैमरा फिल्म्स वो बनाने के लिए, और वायर्स होते हैं वो बनाने के लिए हम पैट मटेरियल या पैट पॉलिएस्टर का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि दीज आर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, अब इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है पॉलिएस्टर की कि इसको भी आप अपने नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, और नेचुरल फाइबर्स के साथ ब्लेंड करके आप डिजर्विंग कैरेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ ब्लेंड करते हैं तो मिलने वाले फाइबर का नाम होगा पॉलीकॉट। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलीकॉट किससे बनता है, पॉलीवूल किससे बनता है, टेरिकॉट किससे बनता है। तो अगर पॉलीकॉट आपको बनाना है तो आपको पॉलिएस्टर और कॉटन को ब्लेंड करना होगा, तो यू विल गेट द पॉलीकॉट। अगर आपने पॉलिएस्टर और वूल को ब्लेंड कर दिया है तो आपको मिल जाएगा पॉलीवूल। और अगर आपने पॉलिएस्टर का जो एग्जांपल है टेरिलीन, इस टेरिलीन के साथ अगर आपने कॉटन ब्लेंड किया है तो यू विल गेट द टेरिकॉट। टेरिकॉट का भी नाम आपने काफी सुना होगा ड्रेस मटेरियल में। तो टेरिकॉट बनाने के लिए आपको टेरिलीन और कॉटन को ब्लेंड करना पड़ेगा। उसके बाद यह हम छोटी सी बात करते हैं, एक्रिलिक क्या होता है। तो एक्रिलिक एक दूसरा फाइबर होता है जो वूल का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, जैसे हमने आपको सिल्क का सब्स्टिट्यूट बताया रेयॉन, कि जो सिल्क है उसका सब्स्टिट्यूट साइंटिस्ट ने तैयार किया इन द फॉर्म ऑफ रेयॉन। उसी तरीके से जो वूल है उसके हमारे पास कई लिमिटेशंस हैं। एक तो जो नेचुरल वूल है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, महंगी होती है। दूसरी चीज़, जो नेचुरल वूल है वो आपको लिमिटेड कलर्स में अवेलेबल होगी। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी या ये दोनों ही लिमिटेशन हमने एक्रिलिक के साथ ख़त्म कर दी। हमने एक आर्टिफिशियल वूल बना ली जिसका नाम रखा एक्रिलिक, और उससे हमने विंटर वियर्स बनाए, शॉल्स, ब्लैंकेट्स वगैरह बनाने का हमने इसको काम में लिया। प्रॉपर्टीज अगर पूछ ली जाए कि राइट डाउन एनी 2 एडवांटेज ऑफ एक्रिलिक, तो आपका आंसर होगा कि इट इज चीपर देन वूल। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ये वूल से आपको सस्ती मिलेगी, चीपर मिलेगी। और सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये वेरियस कलर्स में आप इसको डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं, तो ये आपको अलग अलग कलर में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। फाइन। यस बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो
सिंथेटिक फाइबर्स का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन क्यों है या सिंथेटिक फाइबर इतने ज़्यादा यूजेबल क्यों है, ये वैसे तो आपने थोड़ा समझ लिया है कि वेरियस कलर्स में अवेलेबल होते हैं, चीपर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एनलिस्ट कर दे रहा हूँ आपके सामने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, देन यू विल गिव दिस आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला जो आपका रीजन है वो है ड्राई अप क्विकली। काफ़ी हल्के होने की वजह से जब आप इनको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो ये फटाफट से सूख जाते हैं। नंबर 2 जो रीजन सेकंड है आपका वो है ड्यूरेबल बहुत है, नायलॉन का एग्जांपल मैंने आपको दिया। नंबर 3 लेस एक्सपेंसिव हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके कंपैरिजन में आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। नंबर 4 रेडीली अवेलेबल होते हैं। एंड नंबर 5 मेंटेन करना काफ़ी इजी होता है। और नंबर 6 डिफरेंट कलर्स में आपको अवेलेबल होते हैं। तो दीज आर सम रीजंस कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेबल क्यों है, काफ़ी ज़्यादा यूजेबल क्यों है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज की, कि क्या सिंथेटिक फाइबर को यूज करने का कोई लॉस भी हो सकता है या कोई नुकसान भी हो सकता है। तो देखिए बेटा, इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि सिंथेटिक फाइबर कैचेस द फायर इजीली। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर को आसानी से कैच कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिंथेटिक फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो पेट्रोकेमिकल से होता है। जो मोनोमर यूनिट हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाते टाइम, वो हम पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं। ये केमिकल है जिसको आप इसको पॉलीमराइजेशन करने के लिए यूज करते हो, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज करते हो। तो ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये इन्फ्लेमेबल नेचर के होते हैं और ये फायर को इजीली कैच करने की प्रॉपर्टी इनमें होती है। तो सिंथेटिक फाइबर का सबसे बड़ा लॉस ये है कि जब आप इनको फायर के कांटेक्ट में ले जाओगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये फटाफट से फायर को कैच करेंगे। और दूसरी और इससे भी डेंजरस प्रॉपर्टी ये है कि ये हीट करने पर अपने आप को मेल्ट और करते हैं। मतलब अगर सिंथेटिक फाइबर के क्लॉथ ने फायर कैच कर ली तो वो आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अगर आपने सिंथेटिक फाइबर का कोई क्लॉथ पहन रखा है और अगर उसने फायर कैच कर लिया तो वो मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर के वो आपकी बॉडी पे डिफरेंट प्लेसेस पे चिपक जाएगा और बड़ा डेंजर आपको क्रिएट करेगा। ठीक है ना, ये काफी ज्यादा डेंजरस आपके लिए हो सकता है। दैट्स वाई आपको हमेशा ये ध्यान रखना है और सजेस्ट भी करना है कि जब भी कोई किचन में वर्क करे तो किचन में वर्क करने के दौरान आपको सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनना है और एप्रिन वगैरह यूज करना है। आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि जो किचन में फीमेल्स वर्क करती हैं वो जनरली कॉटन का एप्रिन यूज करती हैं। उसका बड़ा रीजन यही है कि जो भी साड़ी या जो भी क्लॉथ उन्होंने वियर कर रखा होता है वो जनरली सिंथेटिक फाइबर का होता है और सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर को कैच करके अपने आप को मेल्ट करते हैं। इसलिए आपको सिंथेटिक फाइबर्स का यूज नहीं करना चाहिए जब भी आप किचन वगैरह में वर्क कर रहे हैं। ओके, यस बेटा, नाउ वी टॉक अबाउट अनदर टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर विच इज प्लास्टिक। इससे पहले आपने देखा कि हमने सिंथेटिक फाइबर पर डिस्कशन किया और सिंथेटिक फाइबर के वेरियस टाइप्स हमने डिस्कस किए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज हमने देखे, डिसएडवांटेज हमने देखा। और अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है चैप्टर का, प्लास्टिक। प्लास्टिक काफ़ी फैमिलियर चीज़ है। आप सभी ने प्लास्टिक के काफ़ी सारे यूटेंसिल्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, बॉटल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक होता क्या है। तो बेटा, प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी आपके पास एक सिंथेटिक फाइबर की तरह ही एक पॉलीमर होता है। मतलब ये भी कुछ मोनोमर से ज्वाइन करके हम एक पॉलीमराइजेशन चेन तैयार करते हैं। उस चेन को ही हम बोलते हैं प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक बनाने के लिए भी हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं जो मोनोमर की फॉर्म में हमारे पास होते हैं और फिर हम उनको कंबाइन करके एक पॉलीमर तैयार करते हैं।
दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि प्लास्टिक में ये जो अरेंजमेंट है मोनोमर्स का, ये किस तरीके का हो सकता है, कितने तरीके का हो सकता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, वन इज नॉन एज लीनियर एंड सेकेंड इज नॉन एज क्रॉस लिंक। लीनियर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। लीनियर में क्या होता है कि बेटा जितने भी मोनोमर्स हैं वो उनको हम एक ही लाइन में अरेंज करके रखते हैं। अगर ऐसा है तब तो हम उसको कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। और क्रॉस लिंक आपको इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें काफी सारे लीनियर अरेंजमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं और वो एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर आपके सामने फॉर्म कर रहे हैं। ये है आपका एक तरीके से क्रॉस लिंक अरेंजमेंट जिसमें काफी सारे लीनियर अरेंजमेंट्स ने अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रखा है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक अरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गए आपके सामने दो टाइप के अरेंजमेंट। ठीक है, फिर से मैं एक बार समराइज करता हूं कि प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक देन सिंथेटिक फाइबर। जिस तरीके से आपका सिंथेटिक फाइबर होता है उसी तरीके से आपका प्लास्टिक होता है, वो भी एक पॉलीमर है। टू टाइप्स का अरेंजमेंट यहाँ पे है, एक लीनियर है, एक क्रॉस लिंक है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पे कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो बेटा देयर आर बेसिकली टू मेजर टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डेड, रीमोल्डेड और नॉट मोल्डेड। मतलब आपके पास दो कैटेगरी के प्लास्टिक्स हैं। एक प्लास्टिक वो कैटेगरी है या एक प्लास्टिक की वो कैटेगरी है जिनको आप हीट करके वापस से रीमोल्ड कर सकते हो। एक वो कैटेगरी है जिसको अगर आपने एक बार किसी शेप में डाल दिया तो उसको आप हीट दे करके वापस से मोल्ड नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी आपके पास या एक टाइप जो है प्लास्टिक का वो ये है जिस प्लास्टिक को आप अगेन एंड अगेन मोल्ड कर सकते हैं, अप्लाई द हीट विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट अप्लाई करके आप उसको वापस से रीमोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप साइज बदल सकते हैं। दूसरे टाइप का प्लास्टिक आपके सामने वो है जिसको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। फाइन, चलिए वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट टाइप जो आपका प्लास्टिक का है वो है आपका थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है विच गेट रीफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, जिसको आप गर्म करके वापस से रिफॉर्म कर सकते हैं। एंड कैन बी बेंट और मोल्ड, आप उसको उसके शेप और साइज में बदलाव ला सकते हैं। आप चाहें तो उससे दूसरे टाइप का कोई यूटेंसिल, कोई दूसरे टाइप का ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एंड थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी। इसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपका पीवीसी है जिसको पाइप्स वगैरह बनाने के काम में लिया जाता है। पॉलीथीन से आप सभी फैमिलियर हैं, काफी सारी पॉलीथीन वैरायटी आप लोग देखते हैं। उसके बाद सेकंड जो टाइप है प्लास्टिक का वो है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो वाला प्लास्टिक है जिसको कि आप एक बार अगर आपने कोई शेप दे दी, एक बार कोई साइज आपने प्रोवाइड करा दी, तो उसके बाद आप इसको हीट करके वापस से मोल्ड या वापस से बैंड या वापस से रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फाइन, डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड अगेन बाय हीटिंग, जिसको आपने अगर एक बार मोल्डेड कर दिया, एक बार अगर आपने किसी शेप साइज में उसको डाल दिया, तो आप उसको हीट करके वापस से सॉफ्टन्ड या मोल्ड या आप उसको दोबारा से किसी दूसरी शेप में नहीं डाल सकते हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं आपके सामने कॉमन, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और दोनों के ही हम यूटिलाइजेशन देखते हैं। आइए, सबसे पहला जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हमने लिया है वो है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट की जो प्रॉपर्टी है वो है बेटा, इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। कंडक्टर और इंसुलेटर आप लोग समझते हैं। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिन वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दें, जैसे आयरन, ठीक है ना, कोई भी मेटल। और ये जो बेकेलाइट है ये पुअर कंडक्टर है एक तरीके से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक स्विचेज और जो यूटेंसिल्स के
डोर हैंडल्स वगैरह हैं वो हम इससे प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपके जो कुकर्स वगैरह होते हैं, उन कुकर्स का जो हैंडल होता है, ओवन होता है उसका जो हैंडल होता है, उनके जो हैंडल्स हैं या जो प्लास्टिक के स्विचेज हैं वो हम बेकेलाइट से तैयार करते हैं। रीजन ये है कि जब इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये हमारे को उससे प्रोटेक्ट करेंगे और हमें हीट का अटैक होने से या इलेक्ट्रिसिटी का अटैक होने से बचाएंगे। सेकेंड जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारे पास है वो है आपका मेलेमाइन। मेलेमाइन हैव द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फायर। मेलेमाइन हैव द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट फायर एंड हीट। मेलेमाइन अपने आप में फायर और हीट को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। मैं एक बार फिर से इसको आप लोगों के लिए लिख देता हूं। मेलेमाइन हैव द प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट हीट एंड फायर। मेलेमाइन एक ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो हीट और फायर को रेजिस्ट करता है, इसलिए हम इससे फ्लोर टाइल्स बनाते हैं और किचन वेयर्स इससे हम तैयार करते हैं। जो भी किचन में यूज करने के किचन वेयर्स होते हैं या जो भी फ्लोर टाइल्स होती हैं वो हम इससे तैयार करते हैं ताकि ये हीट और फायर को रेजिस्ट कर सके और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक हमारा तैयार होता है कि व्हाट इज प्लास्टिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स इन प्लास्टिक। देयर आर टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट, लीनियर एंड क्रॉस लिंक। आफ्टर देन क्वेश्चन अगर आता है कि नेम द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर देयर, तो यू विल गिव आंसर टू टाइप्स, नंबर 1 thermoplastic and number 2 thermosetting plastic. Thermoplastic is which gets deform easily on heating and can be bent or molded again. जिनको कि आप हीट करके दोबारा से मोल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो वाले प्लास्टिक हैं जिनको अगर आपने एक बार शेप साइज प्रोवाइड करा दी तो आप इनको दोबारा से मोल्ड या बेंड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपके बेकेलाइट मेलामाइन आ जाएगा। बेकेलाइट का यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, मेलामाइन का यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि प्लास्टिक इतना ज्यादा यूटिलाइजेबल क्यों है, इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों है, इतना ज्यादा यूजेबल क्यों है, क्यों लोग मेटल और ग्लास को मूव करके प्लास्टिक की ओर आ रहे हैं, क्यों उन्होंने मेटल्स का यूज करना बंद कर दिया, क्यों उन्होंने ग्लास आर्टिकल्स का यूज करना कम किया है और वो प्लास्टिक की ओर ज्यादा मूव क्यों कर रहे हैं। Yes बेटा, now we talk about some advantages और properties of plastics। अब हम ये बात करेंगे कि प्लास्टिक्स इतना ज्यादा यूटिलाइजेबल यूजेबल क्यों है। तो बेटा सबसे पहला कारण, और हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं ना, वी हैव टू मच रीजंस जो कि प्लास्टिक को काफी ज्यादा यूजेबल यूटिलाइजेबल बनाते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन जो है वो है लाइट वेट देन मेटल्स। मेटल्स के कंपैरिजन में प्लास्टिक काफी ज्यादा लाइट होता है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इतना लाइट होता है कि इसको हम कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में, स्पेस क्राफ्ट्स में भी यूज करते हैं। जो हमारी कार्स होती हैं उन कार्स में काफी सारा सामान जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो अगर वो प्लास्टिक की जगह मेटल का बना हुआ होता तो गाड़ी का वेट ज्यादा होता और गाड़ी का वेट ज्यादा होने की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें टेक्निकली फेस करनी पड़ती, उसका माइलेज रिड्यूस होता, उसका वेट इंक्रीज हो जाता। एयरक्राफ्ट वगैरह जो हमारे होते हैं उनमें भी काफी सारा मटेरियल हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। स्पेस क्राफ्ट वगैरह में भी हम काफी सारा मटेरियल यूज करते हैं प्लास्टिक का, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेट। नंबर 2 चीपर है। कॉमन सेंस की बात आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेटल के कंपैरिजन में प्लास्टिक जो है वो चीपर होता है, दैट्स व्हाई वी यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट गुड स्ट्रेंथ, काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है क्योंकि एक आर्टिफिशियल फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट है आपके लिए, मैन मेड ऑब्जेक्ट है। इजी टू हैंडल, प्लास्टिक को हैंडल करना भी आसान होता है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है नॉन रिएक्टिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये। आप समझें कि पहले जब हम कोई भी पिकल स्टोर करते थे किसी मेटल के बर्तन में, या अगर मेटल वेसल में आप कोई पिकल वगैरह स्टोर करेंगे या कोई भी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी की चीज आप अगर उसमें स्टोर करेंगे तो यू नो वेरी वेल कि जो मेटल है वो
एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिविटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप किसी भी मेटल के, प्लास्टिक में आप कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी की चीज डालिए, बेसिक प्रॉपर्टी की चीज डालिए, कोई केमिकल डालिए, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो जब रिएक्ट ही नहीं करेगा तो हमारे लिए तो काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल चीज हो गई। नंबर 2 कि एनवायरनमेंट के साथ भी ये क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। जैसे कोई भी मेटल का कंटेनर है, अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोड हो जाता है, उसके जंग लग जाती है। मान लीजिए आपके घर पे कोई लोहे का पाइप है या कोई और मेटल पाइप है, अगर वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है, रेन में भीग जाता है, बारिश में भीग जाता है, तो वो जैसे ही वाटर वेपर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कोरोड होना शुरू होता है, उसके जंग लगना शुरू होती है। बट प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, ये एनवायरनमेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता। तो जब एयर के साथ, वाटर के साथ, किसी भी एसिड के साथ, किसी भी बेस के साथ जब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ये तो हमारे लिए काफी ज्यादा यूटिलाइजेबल थिंग हो गई। तो नॉट कोरोड इजीली, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लास्टिक का। अगला है ड्यूरेबल फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू द गुड स्ट्रेंथ। अच्छी स्ट्रेंथ होने की वजह से लंबे टाइम तक ये ड्यूरेबल भी रहता है। एक और अच्छा फीचर है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा फीचर है। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि बेकेलाइट और मेलामाइन हमारे लिए काफी यूजेबल हैं। इमेजिन करिए कि अगर प्लास्टिक स्विचेज नहीं होते तो आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे करते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो तो कंडक्टर होती है। तो अगर प्लास्टिक के स्विचेज नहीं होते, प्लास्टिक के वायर्स नहीं होते, तो आप मेटल वायर्स के ऊपर अगर प्लास्टिक की कवरिंग नहीं चढ़ाते, कोटिंग नहीं चढ़ाते, तो ह्यूमन बीइंग इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे कर पाता। तो ड्यू टू द बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे काफी यूज आता है। इलेक्ट्रिक स्विचेज जिससे बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं उनकी कोटिंग, उनके ऊपर की जो कवरिंग है वो इससे बनाई जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का काफी बड़ा यूज है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का काफी बड़ा यूज है, जो भी हमारे मेडिसिन की कवरिंग बनती है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स वगैरह या नर्सिंग स्टाफ जो ग्लोव्स यूज करते हैं, वो ग्लोव्स हम बनाते हैं प्लास्टिक से। कोई भी अगर आपको वुंड हो जाता है बड़ा और अगर उसमें स्टिच करना हो तो वो स्टिच करने के लिए जो थ्रेड बनाए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की सिरिंजेज बनाई जाती है। तो प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा यूज है। इसके अलावा टेफ्लॉन एक इंपॉर्टेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम आता है, और इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इस पर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होते हैं। सुना होगा आप सभी ने कि नॉन स्टिक कुकवेयर जो आजकल काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं वो टेफ्लॉन से बनाए जाते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि नॉन स्टिक कुकवेयर किससे बनाए जाते हैं। तो नॉन स्टिक कुकवेयर इज फॉर्म्ड बाय द टेफ्लॉन। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक जो है वो फायर प्रूफ भी होता है। अभी हमने आपको यहां भी बता दिया था कि हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो जो फायरमैन्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड के साथ वर्क करते हैं, जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है, फायर को कंट्रोल करने वाला व्हीकल होता है, उसको जो लोग उसके साथ रहते हैं, उन लोगों के जो कपड़े होते हैं, जो उनके ग्लोव्स होते हैं, जो भी उनके शूज होते हैं, जो भी हैट्स वगैरह होते हैं, वो हम प्लास्टिक के बनाते हैं क्योंकि वो फायर प्रूफ होते हैं। और जब वो फायर प्रूफ होते हैं तो वो आसानी से कहीं भी आग की जगह जाते हैं और उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। आप सोचिए कि अगर हम नॉर्मल जो कपड़े हैं अगर उनको पहन के फायर की जगह चले जाएंगे तो फायर तो कैच कर लेगी। हमारे जो क्लॉथ्स हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर को कैच करते हैं और कैच करके फटाफट से मेल्ट हो जाते हैं, तो वो तो काफी डेंजरस कंडीशन होगी। तो इस सिचुएशन में प्लास्टिक हमारी काफी सारी हेल्प करेगा। तो हमने देखा कि देयर आर टू मच वेराइटीज और टू मच एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक फॉर अस। हमारे लिए प्लास्टिक के काफी सारे एडवांटेज हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं प्लास्टिक के पास जो उसको कंपैरेटिवली बेटर बनाती है देन मेटल्स एंड देन ग्लासेस। ओके, यस बेटा। तो अभी हमने देखा कि प्लास्टिक के काफी सारे यूटिलाइजेशंस हैं हमारे लिए, और प्लास्टिक काफी वेज में हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। बट बेटा आप सभी को पता है कि जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उसका कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होता है। कोई भी चीज सिंगल साइडेड नहीं होती, हर चीज डबल साइडेड होती है, ठीक है ना। अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं
तो जब आप कोई गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती पर आपको डांट भी लगाते हैं। तो उसी तरीके से जब से आपने सिंथेटिक फाइबर का एक बहुत बड़ा लॉस देखा था कि वो हीट करने पर अपने आप को मेल्ट कर लेते हैं और वो फटाफट से फायर को कैच कर लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर के हमारे पास काफी सारे प्रॉफिट थे, बट एक लॉस काफी बड़ा था। उसी तरीके से प्लास्टिक के अभी हमने काफी सारे प्रॉफिट्स डिस्कस किए, बट उन सभी प्रॉफिट्स के अलावा प्लास्टिक के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या नुकसान भी जुड़ा हुआ है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा आपने सुना होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपने वुड, पेपर, ऐसे कई चीजें आपने देखी होंगी जो बायोडिग्रेडेबल होती है नेचर में। जैसे आपने अगर पेपर का पीस फाड़ के और उसको कहीं डाला तो यू नो वेरी वेल कि आफ्टर सम टाइम वो डिकम्पोज हो जाएगा विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज। अगर आपने एनिमल वेस्ट कहीं डाला, पर आपने प्लांट वेस्ट कहीं डाला, तो वो भी आफ्टर सम टाइम डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर वापस से वो रिसाइकल हो जाएगा, वो सॉइल में चला जाएगा। उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल टाइप के सब्सटेंसेस। दोज आर डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिन पे माइक्रोब्स एक्शन करें और उनको वो वापस से डिकम्पोज कर दें। ये डिकम्पोजिशन का टाइम वेरी कर सकता है ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ज्यादा भारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट है तो हो सकता है डिकम्पोजिशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। अगर बिल्कुल लो डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है या उसका जो भी केमिकल कंपोजिशन अगर वीक है तो हो सकता है कि उसको डिकम्पोजिशन में टाइम काफी कम लगे, लेकिन फाइनली उसको डिकम्पोज हो जाना है। और जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे आपके प्लांट वेस्ट हुए, एनिमल वेस्ट हुए, पेपर हुआ, कोई भी वुड हुई, ये सब आपके बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आएंगे। आपके क्लोथ्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। बट देयर आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर आल्सो देयर, लाइक देन ग्लास, लाइक देन प्लास्टिक, लाइक देन लेदर। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर में होती हैं। तो प्लास्टिक इज वन फ्रॉम देम। प्लास्टिक भी ऐसा ही एक सब्सटेंस होता है जो कि नेचर में बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, और अगर बायोडिग्रेड होता है तो उसको काफी ज्यादा टाइम, काफी ईयर्स उसको लग जाते हैं। ठीक है, तो दोज आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस, लाइक देन। तो वो कैटेगरी होती है आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक जो है वो एक तरीके का नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। और यही एक प्रॉपर्टी प्लास्टिक को नुकसानदायक बनाती है, हार्मफुल बनाती है, कि काफी सारी प्रॉफिट्स होने के कंपैरिजन में भी, काफी सारे बेनिफिट्स होने के कंपैरिजन में भी प्लास्टिक के साथ एक ही सबसे बड़ा लॉस है कि प्लास्टिक जो है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आता है और ये ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता है। मतलब इसको हजारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। और अगर आप इसको बर्न करते हैं, है ना, अगर आप चाहें कि हम इसको बर्न करके खत्म कर दें, तो ये काफी पॉइजनस गैसेज निकालता है, और वो हार्मफुल गैसेज जो हैं वो एयर पोल्यूशन आपके लिए जनरेट करती हैं। तो दोनों ही केस में आपको लॉस है। डिकम्पोज करना भी इजी नहीं है, और अगर आप बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये काफी सारी हार्मफुल गैसेज आपको प्रोड्यूस करके देता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, आप और हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक इतना ज्यादा फेमिलियर है, प्लास्टिक इतना ज्यादा यूटिलाइजेबल है, प्लास्टिक इतना ज्यादा यूजेबल है, प्लास्टिक इतना ज्यादा कंफर्टेबल है कि हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि हम रिड्यूस करें प्लास्टिक का जो यूज है वो हम रिड्यूस करें, जितना कम हो सके उतना हम प्लास्टिक का यूज करें, ताकि अगर हम यूज ही कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्लास्टिक है वो नुकसान जो एनवायरनमेंट को उसकी वजह से हो रहा है वो हमारा थोड़ा कम होगा। मतलब अगर आप मार्केट जा रहे हैं कुछ परचेजिंग करने के लिए, तो आप क्लॉथ का बैग ले जाइए,
बजाय किसी प्लास्टिक के। या किसी शॉपकीपर से प्लास्टिक डिमांड करने की बजाय आप अपने घर से ही कोई कपड़े का या जूट का या किसी क्लॉथ का बैग लेकर साथ जाइए और उस क्लॉथ के जो बैग आपने यूज किया है, जूट का जो बैग आपने यूज किया है, उसमें आप अपना सामान लेकर के आइए। अगर आप एक छोटी सी हैबिट अपने आप में डालेंगे और अगर ये हैबिट स्प्रेड होती है या सभी जो ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो हम काफी बड़े स्तर पर प्लास्टिक के यूटिलाइजेशन को कम कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज को घटा सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके पास और आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 4R। ये 4R एक गवर्नमेंट की तरफ से एक कंडीशन दी गई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट विद द लो यूज ऑफ प्लास्टिक। ये 4R पे आपको जो है फोकस करना है। इसमें पहला मतलब होता है रिड्यूस, का मतलब है कि आप जो यूज कर रहे हैं उसको आप कम करें। नंबर 2 रीयूज, कि आप उसका बार बार यूज करें, ठीक है। रिसाइकल का मतलब है कि अगर वो खराब हो गया है तो आप उसको वापस से रिसाइकल कर लें। और रिकवर का मतलब है कि जो ज्यादा यूज आप प्लास्टिक का कर रहे हैं उसको आप धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करें, उसका यूज आप कम करें, घटाएं, ठीक है। तो ये 4R की आपकी फुल फॉर्म है एक तरीके से, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। अगर इस 4R पे ह्यूमन बीइंग फोकस करे या ह्यूमन बीइंग इस पे अमल करे या इसको अमल में लाए या इसको यूज में लाए, डेली यूज में लाए कि हम प्लास्टिक का यूज कम करें। अगर हमने कोई चीज काम में ले ली प्लास्टिक की और वो अब हमारे काम की नहीं है तो हम किसी नीडी पर्सन को दे दें बजाय जलाने के या बजाय उसको फेंकने के। उसको रिसाइकल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करें और हम यूज को भी जो है वो रिकवर करने की कोशिश करें। तो ये आपका 4R है। और मैं भी आपको यही कहूँगा, मेरा भी आपको यही समझाना है कि अपनी फैमिली को आप ये सजेस्ट करें, आप खुद भी ध्यान दें कि जितना कम हो सके उतना आप प्लास्टिक का यूज करें, कंट्री को, वर्ल्ड को बचाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। हैव ए गुड डे, बाय।